हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर 1 में आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट रिपीटेड 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जामिनेशन में लगभग हर साल और हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। सो इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी दूंगी ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सको। तो शुरू करते हैं सेशन। The process of comparing a student's performance against his or her previous performance is known as what? So देखिए, टीचिंग लर्निंग के दौरान जब क्लासरूम में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उनके ही पिछले परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो कौन सा मूल्यांकन, वो कौन सा असेसमेंट कहलाता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन सिस्टम के टाइप्स में से ये क्वेश्चन आया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे के यूनिट टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए हैं, यूनिट टेस्ट 2 में, यूनिट टेस्ट 3 में कितने मार्क्स आए हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है वो सही हो रही है या फिर स्टूडेंट और पीछे की तरफ को जा रही है। तो इस इवैल्यूएशन को कहा जाता है, ऑप्शंस हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में तो हम ढूंढते हैं कि बच्चे को लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अगली है समेटिव इवैल्यूएशन, वो होती है जिसमें ग्रेड्स, परसेंटेज या फाइनल रिजल्ट्स बच्चे को बताए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। तीसरा ऑप्शन है इप्सेटिव असेसमेंट, तो ये है इसका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसको नोट करना है, एग्जाम में इप्सेटिव एक टर्म नई आई है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर 1 प्रिपरेशन पर मेजर फोकस रखिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आप भी 100 में से फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 प्लस टारगेट करना चाहते हो तो इस कंप्लीट कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल, प्रीवियस एग्जामिनेशन के पैटर्न को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। यहाँ पर हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की गारंटी तो देते ही है, साथ ही आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक न्यू बैच हमारा 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए फ्लैट 20% ऑफ लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। तो आप इसको गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप आपको डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, देन आप जब कंटेंट पर जाओगे तो आपके सामने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कंप्लीट कोर्सेज होंगे। इस कोर्स में आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, ओके, PDF फाइल्स भी मिल जाती है, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फ्री वीडियोस को देखिए, आपको जरूर ये पसंद भी आएंगी एंड आपको पता भी चलेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। एंड गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसको ज्वाइन भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय DTA चैनल्स। सो देखिए, स्वयं प्रभा हमें पता है कि DTA चैनल सर्विसेज के थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स टीवी के जरिए बच्चों तक पहुंचाते हैं एंड इसमें टोटल 40 DTH चैनल्स होते हैं, राइट। सो स्वयं प्रभा किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सो ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको MHRD के नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम बदल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही क्विक MCQ सेशंस को हम एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करें तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो एंड ये क्वेश्चन सीरीज बहुत हेल्प करेगी आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर करने में। सो अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो देखिए, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए कुछ थ्योरीज बनाई थी जिसमें कि वो 4 स्टेजेस पर काम करते हैं। ओके, ये 4 स्टेजेस के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इनको सिर्फ एक असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में अरेंज करना है। सो सबसे पहले
जो छोटे बच्चे से शुरुआत पियाजे ने की थी, इनका कहना था कि जो सबसे छोटा 0 से 2 साल का बच्चा होता है, वो जो भी चीजें सीखता है वो अपनी सेंसेस यानी कि अपनी इंद्रियों से सीखता है। आसपास के लोगों को सुनकर, उनको ध्यान देकर, उन सब चीजों से छोटा बच्चा सीखता है सेंसेस से। तो सेंसेस से आपने याद रखना है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज होगा हमारा सबसे पहला ऑप्शन। ओके, सो सेंसरी मोटर स्टेज दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर सी से हम शुरुआत कर रहे हैं। बाकी के भी देख लेते हैं। अगला है प्री ऑपरेशनल, जिसमें कि 2 से 5 साल तक के बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। ऑलरेडी ये वीडियोस हमने ऐप में पढ़ी हुई हैं, आप उसको जरूर देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। तीसरा स्टेज आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें कि 5 से 7 साल के बच्चे को कंसीडर किया जाता है। और लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि 7 से 12 साल का बच्चा इंक्लूड किया जाता है। ओके, अब इसके कीवर्ड्स हैं, जैसे सेंसरी मोटर के कीवर्ड है सेंसेस, अपनी इंद्रियों से बच्चा सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा इमेजिनरी जिंदगी में जीता है, यानी कि इमेजिनरी जिंदगी मतलब वो सब सुपर हीरोज ये सब चीजों को ना सच मानते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंसी। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, पहले ये बताती हूँ कि ये टॉपिक कौन सा है। ये है आपके पास कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। सो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में CAM मॉडल हमने पढ़ा था, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि किसी एक पर्सन को, किसी एक स्टूडेंट को अगर हम गाइडेंस देते हैं, उनको हम किसी भी टॉपिक के लिए गाइड कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ, अब हमेशा तो एक बच्चे को हम किसी काम के लिए सपोर्ट नहीं देंगे, समय के साथ साथ वो सपोर्ट जैसे जैसे हमें करते रहना चाहिए, जैसे जैसे वो बच्चा सीखता जाता है। तो इस टर्म को, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर स्कैफोल्डिंग, असिस्टेंस, अकोमोडेशन या फिर स्कीमास। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज स्कैफोल्डिंग। सो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल में हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप होता है हमारा स्कैफोल्डिंग। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, मुझे बताइए कि मुझे कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के स्टेप्स आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं पता कि स्टेप्स क्या हैं, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके जो वीडियो है उसका लिंक आपके साथ फिर शेयर कर दूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप सभी को गाइड करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम का फ्री चैनल बनाया है। आप सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ आते हैं या जो भी वीडियोस का लिंक आपको चाहिए, आप वो यहाँ पर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं वो लिंक्स आप सभी के लिए जरूर लेकर आऊंगी। ओके, एंड साथ ही मेरे जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब भी मैं इस ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे शेयर करती हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स अमंग लर्नर्स। सो यही वो मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता की रणनीति इसको कहा जाता है। ये मॉडल हमें बताता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहां पर डायरेक्ट आपको काम नहीं दे दिया जाता। पहले वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती है कि कैसे उनके सॉफ्टवेयर्स, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना है। सो इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं हायर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो यूज की जाती है। ऑप्शंस है मेंटरिंग, कोलैबोरेशन, सोशलाइजिंग। सेकेंड ऑप्शन भी आप देख सकते हो, इसमें बोला गया है, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग। तो ये वाला तो एक बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, मॉडलिंग यानी कि पहले जो आपका ट्रेनर है वो आपको काम करके दिखाएंगे, आपने सिर्फ उनको देखना है। उसके बाद कोचिंग आता है, उसके बाद इसमें बोला जाता है कि जो अभी तक आपने देखा उसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और स्कैफोल्डिंग होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमें लगेगा कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप काम सीख रहे हो, हम अपनी गाइडेंस जो है, हम आपके साथ अपना नॉलेज तो शेयर करते रहेंगे, हम अपना जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम करते रहेंगे। ये होता है स्कैफोल्डिंग में। सो ऑप्शन बी तो सही है।
एंड दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दैट इज आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। सो लास्ट क्वेश्चन में जो 6 स्टेप्स मैंने बोले थे ये वही 6 हैं, 1 2 3, शुरू के 3 ये है, फिर 4th 5th एंड 6th ये है। आर्टिकुलेशन आपको बोलता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको बोल बोल के करो ताकि सामने जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है वो उस चीज को सुने। रिफ्लेक्शन होता है कि जो काम आपने किया उसका सेल्फ इवैल्यूएशन आपको करना है। एंड एक्सप्लोरेशन होता है कि जो भी चीजें आपने सीखी अब उनसे थोड़ा आगे बढ़कर आप खुद कुछ नई चीज डेवलप करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता, ये क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हमें बोलती है जिसमें कि बहुत सारे आइडियाज को जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और जो भी उनको उस चीज का नॉलेज है या नहीं है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं होता वो भी इसमें बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत से आइडियाज को भी जनरेट करते हैं। सो सही आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि जिसमें कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ओके, स्टूडेंट्स जैसा पढ़ना चाहते हैं इजी वे में उनको पढ़ाया जाता है। सो ये क्या होता है? रिजिड करिकुलम, टफ करिकुलम नहीं होता है। देन वी हैव सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ बच्चों को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो ये सही होगा। इट इज मेनली सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड, टीचर्स नीड है तो ये टीचर सेंटर्ड होगा, लर्नर सेंटर्ड नहीं होगा। इट लेज एम्फसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नया बच्चों को सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाकर यहाँ पर नई चीजें सिखाई जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड फ्रॉम बायसैग। सो बायसैग कहाँ पर है ये पूछा गया है, ठीक है। जितने भी चैनल्स है स्वयं प्रभा में वो बायसैग ने ही हैंडल किए हुए हैं, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनका ऑफिस है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which assessment will be given to learners during the course of instruction rather than after it is completed। so ये क्वेश्चन का आंसर देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो बच्चे रेगुलर मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको इसका आंसर जरूर आता होगा, है ना। तो मुझे बताइए कि कक्षा के दौरान जो इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन होता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है? तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए। नहीं आता है तो भी कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूं। Next is which of the following statements best describe summative evaluation in evaluation procedure। So summative evaluation होता है at the end of the session, जैसे कि आपके final exams होते हैं जहां पर आपको grades दिए जाते हैं। ओके, सो जहां पर भी स्टूडेंट्स ये टर्म नजर आएगी grades, that means we are talking about summative evaluation। Next question is लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड। ये सेम क्वेश्चन देखो मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि PYQs में वही चीजें, वही स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अभी हमने पढ़ा कि लर्नर सेंटर्ड है तो वो टीचर की नीड पर क्यों फोकस करेगा, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, सेम क्वेश्चन आया है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। A learner combines his or her previous schemas और modifies them as per new experiences। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो हमने अभी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल पढ़ा था उसी में से ये टर्म उठाई गई है। तो देखिए इसमें बोला है कि एक पर्सन के पास अगर कोई पुराना नॉलेज है, मान लीजिए एक छोटे बच्चे को पता है कि जिसके पास 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, वो क्या होता है? वो डॉग होता है। दूसरी बार बच्चे ने आकर, बच्चे के सामने कैट आ गई, बच्चे ने उसको भी डॉग बोल दिया, लेकिन फिर हमने उस बच्चे को बताया कि डिफरेंस क्या होता है कैट और डॉग में, ठीक है, वो कैसे उनकी आवाज होती है, क्या डिफरेंस होते हैं, ये हमने बच्चे को बताया। तो यही चीज होती है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि लर्नर ने कंबाइन किया अपना प्रीवियस नॉलेज और अपने नए एक्सपीरियंस को भी ऐड किया और उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा को हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन, असिमिलेशन, अडेप्टेशन या फिर इक्विलिब्रेशन। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अकोमोडेशन। ओके, पुराने नॉलेज में
पुराने नॉलेज को तो रखा ही, साथ ही नया नॉलेज भी हमने दिया और डिफरेंस भी बताया कि दोनों में क्या फर्क था। दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात्करण। असिमिलेशन यहां तक था जब उस बच्चे ने 4 legs 1 tail को देख करके कैट को डॉग बोल दिया। अभी उनको नया नॉलेज नहीं दिया, हमने डिफरेंस नहीं बताया, अभी सिर्फ बच्चे ने पुराने नॉलेज को यूज किया किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। ओके, कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो उस पे भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, उसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल। सो TSC टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका सही आंसर है टाबाज मॉडल। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था लास्ट टाइम कि टाबाज मॉडल आपका टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल होता है या फिर नहीं होता है, तो आपका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरमेंट टू फोस्टर एक्सप्लोरेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, कुछ नई चीजों को सीखते हैं, वैसा एक एनवायरमेंट बच्चों को बनाकर देना। तो ये बिल्कुल सही है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक गुड टीचर बन सकते हैं। अगला है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चिल्ड्रन एंड द ग्रुप। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि बच्चों को सिखाना कि कक्षा में, ग्रुप में आप कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सही है। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ अ रिजिड टीचिंग प्लान, टफ टीचिंग प्लान्स अगर लेकर आएंगे तो हमारी टीचिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A, B, C and D. Next question, which of the following is a major advantage of online learning over offline learning? So online learning over offline learning का क्या मतलब है कि ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं अगर हम उसको ऑफलाइन लर्निंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो लिमिटेड एक्सेस, कि कम समय तक, जब तक कक्षा में टीचर है तब तक ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, जैसे अभी देखिए ये सेशन में मान लीजिए 9 PM पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग कोई इमीडिएटली देख लोगे, कई लोग 2-3 दिन बाद देखोगे, कई शायद हो सकता है बहुत महीनों बाद भी देख रहे हो। तो ऑनलाइन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक एडवांटेज देता है। कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, अभी बहुत बच्चे हैं जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस ही देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, इंटर एक्टिविटीज भी इसमें नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमें बताता है, हर एक बच्चे को बताता है कि अगर कंबाइन होकर आपको टास्क कैसे कंप्लीट करना है, एक साथ मिलकर बच्चों को कैसे किसी टास्क को पूरा करना है। ओके, सो ऑप्शंस है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। एक साथ बैठकर जब बच्चों को मान लो कोई टास्क दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया हमने करने के लिए, तो ऐसे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, वो आपस में बातचीत करना सीखते हैं, अपने मन की बातों को प्रेजेंट करना सीखते हैं। तो ए तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, घटती नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, फीडबैक देने की, ठीक है। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यहाँ पर बच्चा सीखता है कि अगर किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो कैसे बाहर निकलना है। सो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, which of the following is a game based platform used in educational institutions to create quiz, conversations and survey। अब कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है हमें, और मान लो हम क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, जिसके लिए हमने थोड़ा एक क्विज स्टार्ट कर दिया। अब क्विज के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना, कुछ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जिसपे हम क्विज बनाएंगे। तो वो कौन सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लास क्राफ्ट, पेडलेट, गूगल क्लासरूम या फिर कहूट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कहूट। अब ये देखिए, पेडलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर भी मुझे बताइए कमेंट करके कि पेडलेट क्या होता है। जैसे कहूट होता है ना आपका
क्विज वगैरह देता है आपको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें बच्चे गेम्स के साथ साथ सीख सकते हैं कुछ भी, और एक टीचर भी काहोot में जाकर खुद के अपने एंड पर क्विजेस बना सकते हैं। वैसे पेडलेट किस लिए बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो खेल खेल में बच्चों को सिखाना अगर चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें हैं, तो देखो सबसे पहले काहोot तो हो गई, अभी हमने देखा, तो इसमें भी ए ऑप्शन नहीं है, इसमें भी ए ऑप्शन नहीं है, अच्छा इसमें ए यहाँ पर है, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन नहीं है, इसको हमने पहले ही डिलीट कर देना है। देन वी हैव बी ऑप्शन जिसका नाम है सोक्रेटिव, ये भी आप लोगों को गेम्स के थ्रू ही बच्चों को सिखाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। क्विज नाम का भी एक एप्लीकेशन है जो कि टीचर्स को हेल्प करता है कि वो अपने जो भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछना चाहते हैं वो कैसे इंटरेक्टिव वे में गेम्स के जरिए बच्चों से पूछें। ईपीजी पाठशाला नहीं आएगा, एडमोडो भी नहीं आएगा। ओके, तो सही आंसर है ए, बी एंड सी। ये देखिए पेडलेट का क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी, ये PYQ है आपके सामने। पेडलेट इज अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट क्विज, कन्वर्सेशंस एंड सर्वेज। तो ये तो पेडलेट की डेफिनेशन नहीं है, है ना? नहीं है ना, ये किसकी है? काहोot की डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़ा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब तो मुझे पूरा पता है कि आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने वो काहोot वाला अच्छे से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता था, है ना? तो इसीलिए PYQs प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है सीसॉ इज एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउज स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट्स, PDFs, ड्राइंग्स एंड वीडियोस एक्सेट्रा। तो सीसॉ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म होता है जो कि बच्चों को बोलता है कि आपको PDF शेयर करनी है, ड्राइंग्स शेयर करनी है, वीडियोस के जरिए कुछ सीखना है, तो वो सब बच्चे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which tools will be used to prepare schedules and class timetables? So class timetables अगर बच्चों के लिए बनाना है एज अ टीचर आपको, तो कौन से सॉफ्टवेयर्स को आप यूज कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं? ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी आपको ये हेल्प करता है। ट्रेलो भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्लास में टाइम टेबल बनाने में आपको मदद करता है। एंड गूगल कैलेंडर्स। टैली तो नहीं है, टैली तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, राइट? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन बहुत पसंद आया है। नेक्स्ट भी अगर आप चाहते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आऊं, या फिर किसी नेक्स्ट यूनिट के MCQs आप चाहते हो, जैसे रिसर्च, हायर एजुकेशन, ICT, कोई भी यूनिट आप चाहते हो, तो उस यूनिट के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बस आपकी जो भी डिमांड है वो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।